नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत करता हूं मैं मनोज सर। आपके लिए आज एक नया प्रश्न लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हमेशा ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में और पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज 30 प्रश्नों को हम पुनः आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि पहला सवाल आपका, निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन है। आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन है। तो यह ऑप्शन में पहला दिया है द, अड़, य और य और अढ़ अढ़। तो इस तरह से ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा, तो इसका उत्तर करेक्ट उत्तर होगा ये चौथा ऑप्शन य और। इसे ही हम कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन। अगर ये आपसे ड़ और ढ ये दो ऐसे वर्ण है, इसे उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसे द्विगुण व्यंजन या द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। अगर आपसे द्विगुण का नाम ले तो यही ऑप्शन रहेगा, उच्छिप्त का नाम ले तो यही ऑप्शन रहेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ लेते हैं। इनमें से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है? आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि इनमें से जो चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा जो स्वर है वो आपका संयुक्त स्वर है, संयुक्त नाम ले रहा है। तो पहला ऑप्शन है ए और औ, दूसरा ऑप्शन ओ, तीसरा ए और ऐ, चौथा सभी। तो आपने अपना उत्तर लगभग चुन लिया होगा। चलिए हम बताते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ये आपका 4 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो संयुक्त व्यंजन होता है वह आपका ए, ऐ, ओ और ये औ, ये चार आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं कि य का उच्चारण स्थान है। य का ये जो य है इसका उच्चारण स्थान है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है इस तरह के कि ओष्ठ, दांत, मूर्धा और तालु। तो लगभग आप अपना उत्तर चुन लिए होंगे। चलिए, इसका जो करेक्ट उत्तर है कि य का उच्चारण स्थान ये आपका तालु है। अर्थात किसी भी वर्गीय व्यंजन का चौवर्ग च, छ, ज, झ, य और ये य आपका और ये सब ये आपका तालव्य कहलाते हैं, अर्थात तालु से बोले जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलते हैं दोस्तों। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन में सहायक होते हैं। पूछा जा रहा है कि जिनका उच्चारण कैसे होता है? स्वतंत्रता से होता है, और जो व्यंजन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला दिया गया संज्ञा, दूसरा ऑप्शन स्वर और तीसरा ऑप्शन व्यंजन और चौथा विसर्ग। तो आप अपना उत्तर चुन लिए होंगे कि इसमें से कौन सा होगा। चलिए हम बताते हैं कि जो स्वतंत्र होते हैं और जो व्यंजन में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, या क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं, जो कि परीक्षा में यहां से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यह ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह आपका यूपी टेट हो, ये वीडियो हो, लेखपाल हो, इन सभी परीक्षाओं में कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए, ये जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ते हैं। इनमें से दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं। कह रहा है कि दांत और जीभ दोनों के स्पर्श से बोले जाने वाले कौन से वर्ण है? तो पहला दिया त, दूसरा ऑप्शन है न और तीसरा ऑप्शन है ल और स, चौथा ऑप्शन है सभी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि दांत और जीभ के स्पर्श से ये त, न, ल और स अर्थात सभी वर्ण बोले जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। तो इनमें से कौन सा वर्ण पार्श्विक व्यंजन है? तो य, र, ल, व। तो इनमें से कौन सा वर्ण पार्श्विक है? ये आपका ल वर्ण आपका पार्श्विक है। जैसा कि दोस्तों हमने बताया है कि
य, र, ल और व आपका अगर पूछा जाए तो ये अर्ध स्वर है। कैसा है? अर्ध स्वर। लेकिन यदि आपसे यह पूछा जाए कि य और व मूल रूप से जो है अर्ध स्वर कौन कौन सा होता है, मूल रूप से जो अर्ध स्वर की बात अगर की जाए, अर्ध स्वर, तो य और ये व, य और व दो ही आपका अर्ध स्वर मूल रूप से कहलाते हैं। इसमें ल जो होता है यह आपका पार्श्विक व्यंजन होता है, पार्श्विक व्यंजन। तो यही प्रश्न आपका पूछा गया है कि लो कैसा वर्ण है, तो लो आपका कैसा वर्ण है, पार्श्विक व्यंजन है। चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से विपरीत वर्ण है, निम्नलिखित में से विपरीत वर्ण है। पहला ऑप्शन है अ ई, दूसरा ऑप्शन है ए ओ, और तीसरा ऑप्शन है आ और दीर्घ ई, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। आप अपना उत्तर चुन लिए होंगे दोस्तों। तो इनमें से जो विपरीत की बात की जाए तो दीर्घ आ और दीर्घ ई, ये क्वेश्चन नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका विपरीत वर्ण होते हैं। ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है दोस्तों, उसे जा करके आप पढ़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, यहाँ तद्भव तत्सम से एक या दो प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ अभ्यास के रूप में हमने तत्सम और तद्भव को लिया है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम, तो तत्सम किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में समझ लें। तत्सम, तत् माने उसके, सम मीन्स होता है समान, उसके समान, अर्थात किसके समान, जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको देखना छांटना है। पहला ऑप्शन है कोयल, दूसरा ऑप्शन है कुकुर, और तीसरा ऑप्शन है लाख, और चौथा ऑप्शन है भीतर। तो लगभग आप अपना उत्तर चुन लेंगे दोस्तों। चलिए आप बताते हैं क्वेश्चन नंबर, इस जो 8वें का उत्तर होगा वो करेक्ट उत्तर होगा कुकुर, क्योंकि कुकुर का जो है तत्सम में ये कुकुर है, इसका तद्भव होगा कुत्ता, और कोयल आपका तद्भव है कोयल का, आप ये आपका होता है कोकिला, कोकिला, कोकिला आपका जो है ये आपका तत्सम होता है। लाख, लाख का आपका तद्भव होता है लक्ष, लक्ष। इस तरह से या क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा कुकुर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इनमें से द्वित व्यंजन है, इनमें से द्वित व्यंजन हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि द्वित व्यंजन कौन से होते हैं। तो इनमें से द्वित व्यंजन है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। राष्ट्र दिग्गज सभी, तो द्वित व्यंजन किसे कहते हैं, जैसा कि हमने बताया है कि द्वित व्यंजन जो दो वर्णों से मिलकर आधे और पूर्ण वर्णों से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्वित व्यंजन कहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दो वर्ण यहाँ भी है, राष्ट्र यहाँ भी है, दिग्गज यहाँ भी, एक आधा वर्ण है, दूसरा पूरा वर्ण है, अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ वर्ण है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, या 2019 में टेट में पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ वर्ण है। तो यह प फ ब, दूसरा ऑप्शन है ब और भ, तीसरा ऑप्शन है उ और उ, और चौथा ऑप्शन है सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वर्गीय व्यंजन का प वर्ग अर्थात प फ ब भ और ये म ओष्ठ वर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाते हैं, ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ वर्ण है, तो ये प फ ब भी मिल रहा है, ब और भ मिल रहा है, और ये उ और उ। तो जब आप व्यंजन में स्वर में पहुंचते हैं तो स्वर में उ और दीर्घ उ ये भी आपका ओष्ठ वर्ण होता है, अर्थात इनमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष अल्पप्राण है। यहां से ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष अल्प प्राण। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो अल्प प्राण जो है हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं आपको कि अल्प प्राण किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अर्थात 135। ये याद करने का तरीका है 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन अर्थात पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में ये देखिए पहला, दूसरा वर्ण मिल रहा है, ये हो ही नहीं सकता है। ये देखिए पहला मिल रहा है, ये तीसरा मिल रहा है, ये तीसरा तो होगा लेकिन ग और ख ये दूसरा और तीसरा मिल रहा है। लेकिन अघोष में हम चलते हैं 12 प्लस ऊष्म व्यंजन, तो अर्थात पहला और दूसरा वर्ण। तो पहला और ऊष्म व्यंजन जैसा कि आप जानते हैं तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स और ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। अर्थात किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा और ऊष्म व्यंजन आपका क्या कहलाता है, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ख, ख और ग और ख और ग, इसमें से ऑप्शन नंबर ये आपका सेकंड आपका सही हो जाएगा। ये अल्प प्राण भी है और क्या है, पहला और दूसरे वर्ण के अर्थात ऊष्म व्यंजन भी है। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं कि जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपका निम्न में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण सघोष है। क्या ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण सघोष। तो जहां तक हम बताएं कि आपको वीडियो में कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण कहते हैं। लेकिन सघोष की बात कर रहा है तो किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन आपका सघोष वर्ण कहलाता है। तो जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन अल्प प्राण सघोष। केवल अल्प प्राण नहीं पूछता, उसके साथ सटा देता है। ये आजकल ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है अल्प प्राण सघोष है, तो दोनों आपको जानना जरूरी है। अल्प प्राण कौन सा होता है, सघोष भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है य, दूसरा ऑप्शन है र, तीसरा ऑप्शन ल और ह और चौथा ऑप्शन है य, र, ल, व और ह। तो अपना ऑप्शन आपने लगभग चुन लिया होगा। मैं बताता हूँ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। यह ऑप्शन नंबर 4 सही है। य, र, ल ये अंतस्थ व्यंजन है, ह आपका ऊष्म व्यंजन है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है आजकल क्वेश्चन ऐसे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है और बनावट या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। यदि आप हमारी वीडियो नहीं देखें दोस्तों तो आप प्लेलिस्ट में जा करके हमारी वीडियो को देख लीजिए, उसमें हमने सब कुछ पढ़ा दिया है कि ये इसकी रचना कैसे की जाती है। तो प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो हमने जैसा कि बताया है 2 प्रकार, 5 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार। तो आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। चलिए करेक्ट आंसर आपका है 5 प्रकार से। निम्नलिखित में से शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वो 5 प्रकार से होता है। कौन? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है स्पर्श, श्रीमान, चंद्र, सभी। तो जैसा कि ऑप्शन में हमने आप देख पा रहे होंगे कि स्पर्श, श्रीमान और चंद्र, सभी। तो आप अपना उत्तर चुन लेंगे। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बताए हैं कि तत्सम शब्द में जितने भी आधा वर्ण वाले हैं, ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ाया है कि जितने भी आधा वर्ण वाले शब्द होंगे सारे के सारे 101% आपके तत्सम कहे जाते हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें भी आधा वर्ण है, इसमें भी आधा वर्ण है और इसमें अर्थात ऑप्शन नंबर ये आपका 4 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से देशी, देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन को पहले देखिए। निम्नलिखित में से देशी, देशज शब्द नहीं है। तो आपसे पहले नहीं है तो नहीं जो पूछता है उसके नीचे अंडरलाइन से घेर लीजिए। अब देखते हैं चूड़ी, पगड़ी, लोटा, हवा। तो क्या कह रहा है कि देशी या देशज। तो जो अपने
अपने क्षेत्रीय रूप में बोली जाती है, प्रयोग की जाती है क्षेत्रीय भाषा के रूप में, वही हमारा क्या कहलाता है, देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। तो इसमें लिखा है चूड़ी, तो चूड़ी भी आपका देशी शब्द है, पगड़ी, पगड़ी भी देशी शब्द है, लोटा, अर्थात ये तीनों ऑप्शन ये आपका गलत है। अर्थात पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो ये तीनों देशी है, लेकिन हवा आपका अरबी है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका चौथा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इतनी मेहनत के साथ ये आपको वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इस पे एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर बनता है। तो आप ये हमें बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेते हैं। पुर्तगाली शब्द नहीं है, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, इस पे ध्यान दें कि जो चीज पूछ रहा है कि पुर्तगाली शब्द नहीं है, तो नहीं वाले शब्द को अक्सर हम घेर लेते हैं। इसके बाद ऑप्शन को पढ़ते हैं। पुर्तगाली शब्द नहीं है कमरा, गमला, कुर्ता, कमीज। जैसा कि आप ऑप्शन को देख रहे होंगे कि कमरा, गमला, कुर्ता और कमीज, तो हम पुर्तगाली शब्दों को बताए थे कि जिसमें से कमरा, गमला, कमीज, अलमारी, आलपीन, ये सभी के सभी शब्द कैसे होते हैं, एक कहानी के माध्यम से हमने बताया था कि ये सभी के सभी शब्द जो आते हैं ये आपके पुर्तगाली होते हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि पुर्तगाली शब्द नहीं है, तो जब कमरा हो गया, गमला हो गया, कमीज हो गया, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर 3, ये कुर्ता आपका पुर्तगाली शब्द नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। संकर शब्द नहीं है, फिर वही काम कीजिए, जैसे यह ऑप्शन आता है कि संकर शब्द नहीं है, तो इसे हम क्या करते हैं, घेर लेते हैं। कह रहा है कि रेलगाड़ी, पानदान, हिमालय, छायादार। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं कि संकर शब्द किसे कहते हैं, कि संकर शब्द दो शब्दों के मेल से, एक अगर आपका संस्कृत का शब्द हो, दूसरा आपका अंग्रेजी का शब्द हो, पहला आपका उर्दू का शब्द हो, दूसरा आपका संस्कृत का शब्द हो, तो ऐसे शब्द दो शब्दों के मेल से बने हुए को हम क्या कहते हैं, दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, तो गाड़ी आपका हिंदी है, रेल आपका इंग्लिश है। इस तरह से ये आपका दो शब्द मिलकर बना है रेलगाड़ी। पानदान, पान अरबी और ये दान आपका फारसी शब्द है, हिमालय और छायादार इस तरह संस्कृत का शब्द है, ये दार आपका उर्दू शब्द है। तो आप देख पा रहे होंगे कि संकर शब्द नहीं है, तो नहीं वाले ऑप्शन को पहले क्लिक कीजिए। इसके बाद कह रहा है रेलगाड़ी, पानदान, हिमालय और छायादार, तो ये सभी शब्दों से मिलकर, दो भाषाओं से मिलकर बना, अर्थात हिमालय जो है हिम धन आलय, हिम धन, अर्थात ये भी हमारा शब्द है और ये भी हमारा शब्द है, अर्थात ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो भाषाओं से मिलकर बना नहीं है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि जो दो शब्दों से मिलकर बना है ये आपका हिमालय है, और बाकी सभी ऑप्शन दो भाषाओं से मिलकर बना है, इसलिए ये सारे शब्द के सब संकर शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से ऋण शब्द नहीं है, फिर ऐसे ही प्रश्न है, तो नहीं को हम घेर लेंगे। करा कि निम्नलिखित में से ऋण शब्द नहीं है, तो सेना, बल, जलज, अरुण, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। आप लगभग अपना उत्तर चुन लिए होंगे कि इसमें से कौन सा सही है। चलिए हम बताते हैं। सेना, सेना की जैसा आप देख पा रहे हैं, तो सेना आपका मूल शब्द होता है, बल भी आपका मूल शब्द होता है, अरुण भी आपका मूल शब्द होता है, और हमने बताया कि मूल शब्द किसे कहते हैं, जिसे खंडन करने पर उसका कोई अर्थ ना निकलता उसे हम क्या कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। इसमें जो जलज है या कमल के लिए ऋण हो गया है, अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऋण शब्द नहीं है, तो यह है, तो यही आपका उत्तर 3 सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विकारी के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो विकारी के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है, विकारी के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं कि विकारी व्याकरणिक प्रकार के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण होता है, 2 प्रकार का होता है। वो एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी, विकारी और अविकारी। अविकारी को ही हम अव्यय भी कहते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत आपका सबसे पहला आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जो लिंग, वचन और
कारक के अनुसार जिसमें परिवर्तन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। अविकारी जिसमें लिंग वचन और कारक के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है उसे अविकारी कहते हैं। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण है, तो कौन सा ऑप्शन रह जाता है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आपका आता है किसमें, अविकारी के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद किए जाते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद। अगर व्युत्पत्ति की बात नाम ले लिया जाए तो ये संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अर्थ के आधार पर संज्ञा के जब भेद किए जाते हैं तो लगभग आप अपना ऑप्शन चुन लिए होंगे। ऑप्शन नंबर ये 5 सही होगा। 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। इस तरह से इतनी मेहनत के साथ ये आपको ऑप्शन ये प्रश्न दिए जा रहे हैं। हमें उम्मीद और पूरी आशा है कि आपको यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो इसे लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइए दोस्तों कि आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। करा कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा इसमें से जातिवाचक संज्ञा है। पहला दिया बचपन, आदमी, कक्षा, मित्रता। तो जैसा कि ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे कि जो बचपन है यह आपका भाव बता रहा है, कक्षा है यह समूह बताता है, मित्रता है यह भी आपका भाव बता रहा है, जो आदमी है यही हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित सर्वनामों में कौन सा आदर सूचक सर्वनाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह मित्र कि निम्नलिखित में कौन सा आदर सूचक सर्वनाम। तो जैसा कि हमने बताया कि आपको आदर सूचक शब्द जब अपने से बड़ों के सम्मान के लिए हम या किसी व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए कि वे महान व्यक्ति थे, कौन, अर्थात गांधी जी की बात की जाती है तो उस समय हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। या दादाजी के लिए, क्या दादाजी आप आ गए, तो आप और वे। तो जैसा कि ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे उनकी सर्वनाम में कौन सा आदर सूचक सर्वनाम है, आप, वे या आप और वे दोनों। तो आप अपना उत्तर चुन लिए होंगे। तो इसमें से करेक्ट उत्तर होगा आप और वे। यहाँ आप दिया, यहाँ वे दिया, तो ऑप्शन नंबर ये चौथा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं या सार्वनामिक विशेषण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, यह, वहां, वह, सभी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक संज्ञा सर्वनाम की विशेषता अर्थात विशेषता संज्ञा सर्वनाम की दोनों की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वहां, वह, सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण, तो प्रविशेषण आपसे पूछ रहा है। प्रविशेषण है बहुत, अत्यंत, महान, सभी। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि बहुत यह भी आपका विशेषण है, अत्यंत यह भी विशेषण है, महान यह भी विशेषण है, सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में संख्यावाची विशेषण नहीं है। फिर वैसा ही क्वेश्चन बार बार रिपीट, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आपको नई शब्द दे करके आपका ध्यान भटकाया जाता है कि निम्नलिखित में से संख्यावाची विशेषण नहीं है। आपको नहीं देकर, ध्यान न देकर के आप सीधे ऑप्शन पे चले जाते हैं, गलत हो जाता है। तो निम्नलिखित में से संख्यावाची विशेषण नहीं है, कई, सब, कुछ, बहुत। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन होगा वह बहुत होगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया नहीं है, नहीं है, नहीं को घेर लेंगे। करा कि सोना, मरना, चमकना, देखना। तो जैसा कि ऑप्शन में आप देख पा रहे हो कि इनमें से कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है, तो आप अपना ऑप्शन चुन लिए होंगे। सोना, मरना, चमकना, देखना। तो ऑप्शन नंबर ये 4 सही हो जाएगा। देखना, देखना आपका सकर्मक क्रिया है। चलिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन सबके लिए बनाया जाता है, ये नहीं कि केवल एक पर्सन के लिए बनाया जाता है। निम्न और उच्च और मतलब कि तेज छात्रों के लिए और कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए सबको देख करके पेपर बनाया जाता है।
तो इसमें कुछ कठिन क्वेश्चन और कुछ और सरल क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 2। जैसा कि 2011 मैट्रिक में पूछा था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वैसे क्वेश्चन यहाँ भी आपको दिया गया है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5, 2, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद निम्न में है। रचना की दृष्टि से, तो रचना की दृष्टि से यौगिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सभी। तो जैसा कि ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आप ऑप्शन चुन लिए होंगे दोस्तों। तो चलिए बताते हैं सकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद में ये सकर्मक क्रिया। वाच्य के कितने भेद किए गए? क्वेश्चन नंबर 29, वाच्य के कितने भेद किए गए हैं? तो वाच्य के जो है आपके 3 भेद किए गए हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसा कि हम बताए हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं, और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। तो यह इस तरह से वाच्य की बात किया जाए, वाच्य की भेद कितने होते हैं या वाच्य कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट दोस्तों चलते हैं। जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता को बताए। कहा कि संज्ञा से पहले आकर किसी की जो विशेषता को बताए, कौन सा विशेषण कहलाता है? तो ऑप्शन में दिया गया सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और कोई नहीं। तो जैसा कि हमने वीडियो में बताया दोस्तों कि जो शब्द संज्ञा से पहले आकर अगर उसकी विशेषता को बतलाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा ये पहला ही सही हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा उम्मीद करते हैं आपकी आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और पूरी तरह से समझ में भी आ गई होगी। तो लाइक और कमेंट करके और अपने दोस्तों में शेयर करके हमें बताएंगे दोस्तों कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।